हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस के एक मॉड्यूल को हम कर रहे हैं जिसका नाम है आईटी लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साक्षरता। तुम्हें क्या लगा संडे है तो आज नहीं पढ़ाऊंगा? 3 साल से तुम्हारा संडे खत्म नहीं हो रहा। तुम्हें शायद पता नहीं, संडे को मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ क्योंकि इस दिन मैं फ्री होता हूँ। आज तो मैं 3 वीडियो डालूंगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 66, डैश आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। रिक्त स्थान आमतौर पर छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। क्या कहते हैं उनको? ऐप, एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन। जिनको आप ऐप कहते हो उनकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन। और छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको किसी और प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती चलने के लिए। और वो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर, जो गूगल प्ले स्टोर है या किसी और ऐप स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐप को परचेज़ करना पड़ता है और कुछ ऐप फ्री डाउनलोड होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है मोबाइल एप्लीकेशन। ये छोटे होते हैं। मान लीजिए आप कहें कि साहब मैं तो अपने मोबाइल में ऑटोकैड जैसा कोई सॉफ्टवेयर या सॉलिडवर्क्स जैसा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा, या मैं तो जावा की प्रोग्रामिंग करने की पूरी कोडिंग का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा। आपके मोबाइल के स्टोरेज में इतनी क्षमता ही नहीं है ना। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो सवाल में लिखा है, उनको हम मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर देते हैं। सही आंसर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, हम इनको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? आप सब जानते हैं इसका आंसर, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो आप लोग गूगल पे और फ़ोन पे, भीम, यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र अपने मोबाइल से सब कर देते हो। तो हमें ये बताना कौन सा ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। गूगल पे है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाता है। भीम यूपीआई ये भी है, इसलिए ये आंसर भी गलत हो जाता है। और बैंकिंग एप्लीकेशन ये भी हमारे ऑनलाइन पेमेंट के तरीके हैं, तो ये भी आंसर गलत हो जाता है। इंस्टाग्राम आंसर सही है। आपने कभी इंस्टाग्राम पे किसी को पेमेंट भेजी है? नहीं भेजी ना। तो इंस्टाग्राम आंसर सही है, क्योंकि हमें वही बताना था जो ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, डैश is a widely used app to find routes from one place to another। रिक्त स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग खोजने का व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला ऐप है। हम सब जानते हैं उसका नाम गूगल मैप है। ऐप है, गूगल मैप है। ये तो शेर बन गया यार। ठीक है, अब आंसर याद रहेगा ना। ऐप है तो गूगल मैप है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह, किसी आपको अगर कहीं जाना है, उसका रास्ता आपको नहीं मालूम है, तो आप गूगल ऐप में उसकी लोकेशन डाल दीजिए या लोकेलिटी का नाम लिख दीजिए जहाँ आपको जाना है, तो फिर एक दीदी अंदर से बोलने लगती है। ये जीपीएस पे काम करता है, जियो पोजीशनिंग सिस्टम पे काम करता है, और आपको सही सबसे छोटा और जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा वो सारे रास्ते आपको बता सकता है। फिर आप जिस रास्ते को चुनेंगे वो दीदी बोलती रहती है, अब दाएं मुड़ जाओ, अगले गोल चक्कर से दूसरा एग्जिट ले लो, ऐसे से बोलती रहती है। या 200 मीटर दूर बाद आपको पुल पे नहीं चढ़ना, पुल के नीचे से जाना है, ऐसे वो बताती रहती हैं। वो कंप्यूटर होता है। ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, इन एन एंड्रॉयड फोन्स एप्स कैन बी डाउनलोडेड थ्रू द डैश। एक एंड्रॉयड फ़ोन में रिक्त स्थान के माध्यम से ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्ले स्टोर। भीम यूपीआई तो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए है ना, कोई ऐप ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ा ही है। बल्कि भीम यूपीआई ऐप भी आपने गूगल स्टोर से किया था, प्ले स्टोर से किया था। ठीक है ना। वेब पेज को आप डाउनलोड नहीं करते हैं। वेब पेज को फिर बता रहा हूँ, सिर्फ आप एक्सेस करते हैं। डाउनलोड का मतलब ये हो गया कि आपके डिवाइस के अंदर आ गई है वो सॉफ्टवेयर। तो वेब पेज आपके डिवाइस के अंदर नहीं आता, वो जिस सर्वर पे है वहीं रहता है, बस इंटरनेट वहीं से आपको एक्सेस करवा देता है। मतलब वहाँ से आपको कुछ परमिशन दे देता है कि आप इसको देख लो, पढ़ लो, या अपना कोई आवेदन कर दो, जैसे आप जॉब का आवेदन करेंगे किसी वेबसाइट पे। और गूगल पे भी वो नहीं है। गूगल पे होता है पैसों के लेन देन के लिए। हमसे तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए पूछ रहे हैं ना, तो वो प्ले स्टोर है। वो प्ले स्टोर होगा या ऐप स्टोर होगा, वो गूगल का भी हो सकता है, किसी और सर्विस प्रोवाइडर का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर ओनली पॉसिबल बिटवीन। बैंकिंग लेन देन केवल रिक्त स्थान के बीच में संभव है। ईमेल अकाउंट्स। ईमेल अकाउंट अगर मेरा और आपके पास है तो हम एक दूसरे को ईमेल से भेज देंगे क्या? पैसे नहीं भेज पाएंगे ना, तो इसको काटा मार दो। पासकोड वेरीफायर्स। पासकोड वेरीफायर्स ये तो वेरीफायर्स होते हैं जो आपके पासवर्ड को ये बता देते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो मशीन अपने आप बताती है। तो ये आंसर भी गलत है। वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स, यस ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन आप ही देख लें सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया अकाउंट हमारे पैसे के लेन देन में कहाँ बीच में आता है? हमसे सवाल में बैंकिंग ट्रांजैक्शन पूछा गया है।
अगर आप अपने मोबाइल से अपने बैंक को लिंक करके और फिर कोई पैसों का लेन देन करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। बैंक के पास जो आपने मोबाइल नंबर अपना लिखवाया हुआ है उस पर ही OTP आएगा और उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन होगा। ये बात समझ गए? वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स, जिसको बैंक द्वारा वेरीफाई किया गया है कि ये अकाउंट इस मोबाइल नंबर के साथ लिंक है। तो अगर उस मोबाइल नंबर पे दिया हुआ OTP आप ट्रांसफ़र करते हुए डालते हैं तो बैंक समझ जाता है कि वो फ़ोन आपके पास ही है, जो आपका वेरीफाइड फ़ोन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 71, डैश इज़ एन इमेज दैट कैन बी स्कैन्ड इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। रिक्त स्थान एक छवि है जिसे तुरंत स्कैन किया जा सकता है, जो सूचना को मानव पठनीय रूप में अनुवादित करता है। QR कोड है वो। आपने QR कोड ऐसा दिखता है, आपकी मार्कशीट पे भी आएगा जब आपको मार्कशीट मिलेगी। ये एक चकोर, एक चित्र जैसा होता है। वैसे तो इसमें से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप QR स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे तो अंदर जो भी सूचनाएं हैं वो आपको एक फॉर्मेट में दिखाई दी जाएंगी, जो भी फॉर्मेट उस बारकोड एनक्रिप्टर ने तय करा होगा। फोटोज़, उनको फोटोज़ नहीं कहते। फ़ोटो को कौन स्कैन करता है, और स्कैन करता है तो वो कहीं पढ़ने लायक थोड़ी हो जाती है। फ़ोटो को स्कैन कर लो, वो फ़ोटो ही रहेगी। कोड रीडर, कोड रीडर उसको नहीं कहते। कोड रीडर वो होता है जो इसको स्कैन करके उन सूचनाओं को रीडेबल बनाएगा, यानी कि पढ़ने योग्य बनाएगा यार। एनक्रिप्टर वो होता है जो ये बारकोड या QR कोड जनरेट करता है, उसको एनक्रिप्शन कहते हैं, और जो ये काम करता है उसको एनक्रिप्टर कहते हैं। वो कोई सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को एनक्रिप्टर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है QR कोड। क्वेश्चन नंबर 72, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम UPI। निम्नलिखित में से क्या भीम UPI के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? आपको ये फुल फॉर्म पता है भीम की? भारत इंटरफेस फॉर मनी ट्रांसफ़र भीम की फुल फॉर्म है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये नाम होता है UPI का शायद। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, पर हम सब इतना तो जानते हैं कि इससे हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, ये तो हम सबको पता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इस भीम UPI ये जो UPI है, इससे हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूज़र, किसी और भीम यूज़र से पैसा मंगवाना, ये तो किया जा सकता है। स्कैन एंड पे यूजिंग QR कोड, भीम UPI से आप किसी QR कोड, जैसे आप दुकान पे गए, आपने कोई सामान खरीदा, उसके पास एक उसके मोबाइल का QR कोड होगा भीम ऐप का, आप उसको स्कैन करोगे तो और पैसे डालोगे, उतने पैसे उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये काम भी हो सकता है। तो ये आंसर भी गलत है, ऊपर के दोनों आंसर गलत हो गए ना। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सेंडिंग मनी टू अनदर वेरीफाइड यूज़र, अगर हम मंगवा सकते हैं तो भेज भी सकते हैं, तो C आंसर भी गलत हुआ। चैट विद ऑल योर फ्रेंड्स उसका व्हाट्सअप बना दो, इंस्टाग्राम बना दो, फेसबुक बना दो उसका भीम ऐप का, वो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, दोस्तों से चैट करने के लिए नहीं होता। ऑप्शन D सही है, ये काम भीम ऐप से नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस। प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 14 ईयर्स है। प्रशिक्षण आप प्राप्त करते हैं, अप्रेंटिस का प्रशिक्षण आप प्राप्त करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या फिर वो सर्विस इंडस्ट्री में हो। और हमारे देश का कानून ये कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, ये दंडनीय अपराध है। तो 14 साल मिनिमम एज है जब आप अपनी अप्रेंटिस कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए तो आपको किसी इंडस्ट्री में या किसी सर्विस इंडस्ट्री में जाना ही होगा ना, तब आप 14 साल से बड़े होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि अप्रेंटिस सिर्फ ITI वाले लोग करते हैं, अप्रेंटिस बिना ITI के पास करे वाले लोग भी कर सकते हैं, 10th पास वाले भी कर सकते हैं। किसी खास कौशल को सीखने के लिए अप्रेंटिस की जा सकती है। द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इज़ द डैश। सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी जो छोटे उद्यमियों की मदद करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारे देश की रक्षा करने के लिए है, छोटे उद्योगपतियों की रक्षा करने के लिए नहीं है। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट। एंटरशिप यूनिट जो है वो तो किसी एंटरप्राइजेस को कहेंगे ना, ये आंसर गलत है। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट ऐसी नाम की कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। MSME ये सही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है और इस किस मिनिस्ट्री में काम करती है, उस मिनिस्ट्री का नाम भी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये सबसे बड़ी एक गवर्नमेंट का एक फैसिलिटी है, गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइडर्स हैं जो बहुत सूक्ष्म, छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों को
सहायता करती हैं। उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करेंगे देश और विदेश में, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आते हैं, उनको बहुत सारी सब्सिडीज़ दी जा सकती हैं, बैंक के लोन्स दिए जा सकते हैं, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी रखी जाती है। ये मत समझो कि कोई लेके भाग जाएगा, साहब वो भाग गया, ये भाग गया, ये चोर वो चोर। अरे भैया, कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट सस्ते लोन मिलते हैं, जैसे किसानों को मिलते हैं किसान कार्ड पर। इसमें क्या बुरी बात है? तो ये सारी फैसिलिटीज़ MSME स्टेटस वाले उद्योगपतियों को मिल सकती हैं। उसके अलावा कच्चा माल मंगवाने में, कोई नई टेक्नोलॉजी को खरीदने में गवर्नमेंट मदद करती है। लास्ट ऑप्शन फाइनेंशियल एजेंसीज वो नहीं होती, फाइनेंशियल एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट के बैंक, जो आपको फाइनेंस देते हैं, यानी कि पैसा देते हैं। पर वो तो छोटे बड़े किसान मजदूर सबकी मदद करने के लिए होती हैं। तो ऑप्शन सी सही है। जो सिर्फ छोटे उद्योगपतियों के लिए जो सरकारी एजेंसी है उसको हम MSME कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, डैश इज द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करनी है तो किस पोर्टल पे जाके अप्लाई करोगे? आपको तो मन करेगा ये लगा दूं www.itiapprenticeship.gov.in। मैं फिर बता रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप सिर्फ ITI वाले नहीं करते हैं, कोई भी कर सकता है। अपने किसी खास कौशल को डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में जाके उस काम को करना सीखने लगते हैं, उसके लिए स्टाइपेंड भी मिलता है। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो ऑप्शन ए गलत है, उसमें ITI नहीं लगा होगा। ऑप्शन सी सही है, www.apprenticeshipindia.gov.in। बी ऑप्शन जो है skilltraining.com और फोर्थ ऑप्शन जो है MSME.com, ये सरकारी नहीं है। जो भी सरकारी पोर्टल होगा उसके बाद लिखा होगा .gov.in, और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस मिनिस्ट्री का एक स्कीम है। ये प्राइवेट स्कीम नहीं है अप्रेंटिसशिप की। आपको अप्रेंटिस करनी है तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा, मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मामला है। तो सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी वाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप। शिक्षुता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है? हमें ये बताना कौन सा नहीं है। हमें कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना होता है जब हम अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं। पहला है टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट। हाँ, करनी पड़ेगी ना। अगर आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन कर रखी है तो आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना पड़ेगा। उसी के अनुसार तो आपको इंडस्ट्री का चयन करने का मौका मिलेगा और उसी के अनुसार आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आधार कार्ड, यस, आधार कार्ड कि आप इंडियन नेशनल हैं ये जानने के लिए आपको आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। बैंक पासबुक को भी अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा जो स्टाइपेंड है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट? ये किसके पास होता है? पर ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रेंटिस करते हुए आपको कोई नहीं जानना चाह रहा कि आपका ब्लड ग्रुप A है, B है, O है या AB है। ऑप्शन डी सही है, इसको आवश्यकता नहीं है अपलोड करने की। क्वेश्चन नंबर 77, डैश टैब इज यूज बाय ITI स्टूडेंट्स टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे चले जाओगे तो ITI के स्टूडेंट के लिए कौन सा टैब है जब वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं? वो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। थर्ड पार्टी एग्रीगेटर वो नहीं होता। थर्ड पार्टी TPA कहते हैं इसको। थर्ड पार्टी एग्रीगेटर वो होते हैं जो खुद की तो इंडस्ट्री नहीं होती लेकिन वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। या तो वो स्टाइपेंड देंगे कि आप इतने आदमियों को रख लो, इतने बच्चों को अप्रेंटिस करवा दो, इनका स्टाइपेंड हम देंगे। या वो डेटा, बहुत सारे अप्रेंटिस का जो डेटा है वो अपने पास रखते हैं, मतलब वो बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं। उनको हम कहते हैं TPA, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर। और ये ऑप्शन भी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे है अवेलेबल। अगर कोई TPA अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा तो वो उस टैब में जाके करवाएगा। कोई ITI का स्टूडेंट करवाना चाहेगा तो वो ऑप्शन बी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करेगा और अपनी सारी सूचनाएं भरेगा। ITI रजिस्ट्रेशन ITI जो संस्थान होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि अब अप्रेंटिसशिप हर ITI भी करवा सकता है। अपनी यूनिट के अनुसार उनको सीटें मिलती हैं कि कितने बच्चों की अप्रेंटिसशिप आप करवा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट होती हैं इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं या होटल्स होते हैं जहाँ पर आप अप्रेंटिस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल। भारत स्किल पोर्टल वही है जहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चन बैंक हैं। वहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस भी हैं, पूरी बुक्स हैं, प्रैक्टिकल की, थ्योरी की, सब का स्टडी मटेरियल भारत स्किल्स पर है। ITI वालों के लिए है ये, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत पोर्टल पर प्रदान नहीं किया जाता है? हमें ये बताना है क्या प्रदान नहीं किया जाता। क्वेश्चन बैंक, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बैंक जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये सारे भारत स्किल्स के हैं।
तो इसका श्रेय भारत स्किल को मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम आपको बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में आएगा, पढ़ लो, ये कर लो। ये तो सरकार बता रही है आपको भाई, हम तो सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं उनको समझने में। तो क्वेश्चन बैंक तो अवेलेबल है भारत स्किल्स पे, ये आंसर तो सही नहीं हो सकता। हमें तो वो बताना है जो नहीं अवेलेबल है। कोर्स वीडियोज़ भी उस पर अवेलेबल हैं, तो ये आंसर भी गलत हुआ। स्टडी मटेरियल, पूरी बुक्स हैं वहाँ पर, आप जाके पढ़ें, और बहुत अच्छी बुक्स हैं। हर ट्रेड की, थ्योरी की, मैथ्स की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, हर तरीके की बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, मराठी में, गुजराती में, और बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। और बच्चों पढ़ने की आदत डाला करो यार, सिर्फ सुनने की आदत से काम नहीं चलेगा, पढ़ा भी करो। ITI एग्ज़ाम रिजल्ट्स ये भारत स्किल पोर्टल पे नहीं है, उनका एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। आपका एग्ज़ाम ITI एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वो NCVT MIS पोर्टल पे आपको पता चलेगा। तो आप NCVT MIS पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे सूचना पढ़ें, ये जानकारी वहाँ मिलेगी। भारत स्किल पोर्टल पर सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, जैसे इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। कब रिजल्ट आएगा, कब हॉल टिकट आएगा, इसका हमसे मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जॉब सर्च वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी खोज वेबसाइट है। www.naukri.com ये है, हमसे तो वही बताना जो है, हमें तो वही बताना था जो नौकरी खोज वेबसाइट है। पहला ऑप्शन सही है। www.naukri.com ये कोई पर्सनल वेबसाइट है, मतलब प्राइवेट वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की नहीं है, पर हाँ ये एक जॉब सर्च वेबसाइट है। ऑप्शन ए सही है। और इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन, तालियां। डैश इज द ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज। रिक्त स्थान नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक सामूहिक गतिविधि है। अप्रेंटिस जॉब सर्च। अप्रेंटिस जॉब सर्च को हम ग्रुप में नहीं करते, हम अपने अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल से हम आवेदन करते हैं, ग्रुप में नहीं करते। ये कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं है अप्रेंटिस जॉब को सर्च करना। हैकाथॉन, हैकाथॉन आंसर हो सकता है, पर पहले बाकी ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी आप ग्रुप में नहीं करते हैं, एक टीम तो हो सकती है, उसको आप ग्रुप मानना चाहें, लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग इसका सबसे सही आंसर नहीं है। ऑन जॉब ट्रेनिंग इंडिविजुअल की जाती है और नौकरी के अवसरों को तलाशने के लिए नहीं की जाती है, वो अपने कौशल के विकास के लिए की जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना कर ही लिया, स्वरोजगार, वो नौकरी की तलाश क्यों करेगा नौकरी के अवसरों की भाई। तो ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही आंसर हो गया हैकाथॉन। अब ये समझ लीजिए हैकाथॉन है क्या। हैकाथॉन क्या होता है, जनरली मतलब इस टर्म को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में हैकर्स होते हैं, हैकर्स मतलब जो दूसरों की सूचनाओं को चुराने के माहिर होते हैं। हैकर्स दूसरों की वेबसाइट पे अनऑथराइज तरीके से घुसने की और जिन चीज़ों की एक्सेस भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, उन चीज़ों तक पहुंचने की उनमें काबिलियत होती है। बड़े काबिल लोग होते होंगे वो, मैं तो कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन होते होंगे, क्योंकि हम तो नहीं कर पाते ना उस काम को, एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो हैकर्स मैराथन इसका पूरा नाम है। मतलब बहुत सारे हैकर्स मिलेंगे और फिर जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है वो उनसे ही मदद लेती हैं कि भाई हैकर ने हमारे इस सॉफ्टवेयर में ऐसे हैकिंग कर ली और उसको ख़राब कर दिया, अब क्या करें। तो कोई हैकर ही बताएगा कि इसके खिलाफ आपको क्या क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे घुसते हैं। तो जॉब अवसर कह लो या बिज़नेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जब बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आती है तभी तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। तो इसका सही उत्तर हैकाथॉन है। हैकाथॉन ग्रुप एक एक्टिविटी है जिसमें हम बिज़नेस में आने वाली परेशानियों को या नए विचारों को कि कैसे इस बिज़नेस को इम्प्रूव किया जाए, इस पे एक ग्रुप एक्टिविटी में मंथन किया जाता है। तो ये था आपका एक मॉड्यूल जिसका नाम है IT लिटरेसी, या इसको आप कंप्यूटर लिटरेसी भी कह सकते हैं। इस पूरे मॉड्यूल में जो 80 क्वेश्चन हैं उनको मैंने आपको समझाने का अपना प्रयास किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ कमी रह गई हो। अगर आपको कोई सवाल ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में या मेरे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट्स में। आपका कमेंट मेरे तक पहुंच जाएगा और फिर मैं उसका विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूंगा। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना।